दोस्तों नमस्कार। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? क्या मोदी जी नीतीश कुमार के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं? कितना धैर्य है नीतीश कुमार के अंदर, और नीतीश कुमार उसी चीज़ को लेकर के खफा है क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी नीतीश कुमार के साथ वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और पिछले 4 जून के बाद जब से लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसको कि देख करके ऐसा लगता है कि शायद से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच में दूरी जो है वो बढ़ रहा है। और एक जो सबसे अहम कारण है इस दूरी के बढ़ने का, वो लोकसभा के चुनाव से पहले का है। यानी कि इस लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी नीतीश कुमार ने, और उस वक्त मोदी जी ने मान लिया था। और वो शर्त था बिहार विधानसभा को भंग करके और लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न करवाया जाए। उस वक्त चूँकि मोदी जी को ज़रूरत थी नीतीश कुमार की, और इसीलिए उन्होंने उस पॉइंट पर मोदी जी ने हाँ बोल दिया था कि हाँ ठीक है हम करेंगे। लेकिन चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, एनडीए की सरकार भी बन गई। मोदी जी ने उस मुद्दे को लेकर के कुछ नहीं बोला। इस बीच में नीतीश कुमार के अंदर नाराज़गी हुई, कई बार हुई, लेकिन मोदी जी ने किसी तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश की और उनमें उनको सफलता भी मिला। नरेंद्र मोदी जो हैं इस तरीके के जब कारनामे कर रहे थे तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एक धैर्य का बांध है उसको वो तोड़ने का भी काम कर रहे थे। नीतीश कुमार का अब जो पेशेंस लेवल है अब वो यहाँ तक आ चुका है कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है। सही मौके की तलाश में है नीतीश कुमार, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पश्चात मोदी जी ने एक और चाल चल दी और बिहार विधानसभा के अंदर जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना था, उसके उपचुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया। और चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है इसको भी आप भली भांति जानते हैं कि किसके इशारे पर चुनाव आयोग ये तमाम काम करता है। ये जो घटना हुआ रुपौली विधानसभा के चुनाव की घोषणा का, उसकी अधिसूचना जारी करना का, मुझे ऐसा लगता है कि ये नीतीश कुमार के सब्र के बांध को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और नीतीश कुमार अभी एकदम मतलब अंडरग्राउंड हो गए हैं, घर में अपने चुपचाप, कहीं नहीं वो पिछले कई दिनों से निकले हैं और उनके दिमाग में तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं और शायद वो तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा जाए, क्योंकि डिमांड बहुत है नीतीश कुमार का। एनडीए के साथ वो हैं, सरकार बना चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग भी लगातार नीतीश कुमार के टच में हैं। मतलब नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और बिहार विधानसभा के चुनाव को नहीं करवाना, समय से पहले उसको भंग नहीं करना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस चीज़ को लेकर के बहुत अधिक नाराज़ हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जेडीयू को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। उनके लिए प्राथमिकता केंद्र की राजनीति नहीं है, बल्कि वो बिहार की राजनीति में और अपनी पकड़ को, अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। और इसीलिए वो चाह रहे थे कि बिहार विधानसभा को समय से पहले भंग करके और लोकसभा के साथ उसका चुनाव करा लिया जाए। लेकिन मोदी जी फिलहाल ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर नीतीश कुमार को ये भी कहा गया कि इस साल के आखिरी तक महाराष्ट्र वगैरह में चुनाव होने हैं, उसके साथ चुनाव करा देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं होने वाला है ना। उसकी भी उम्मीद नीतीश कुमार को दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो जो सबसे जो बड़ा और जो अहम कारण है नीतीश कुमार की नाराज़गी का मोदी जी से, वो यही है कि बिहार विधानसभा का
भंग नहीं किया जाना। उसी का शायद वेट कर रहे हैं, क्या पता अगले कुछ दिनों में हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और जिससे ये पता चलता है कि एनडीए के बीच में एक बिखराव हो रहा है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे कई घटनाक्रम है। मंत्रालय के बंटवारे को भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से ललन सिंह को मांझी से पहले शपथ दिलवाई गई और किस तरीके से ललन सिंह या जेडीयू जो उम्मीद कर रहे थे उससे काफ़ी कम स्तर का एक मंत्रालय, मछली पालन वाला मत्स्य पालन का मंत्रालय ललन सिंह को थमा दिया गया। अभी हाल में आंध्र प्रदेश के अंदर जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका समारोह था, शपथ ग्रहण का समारोह था, जहां पर कि एनडीए के काफ़ी सारे नेता गए थे, मोदी जी भी गए थे और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को वहां पर बुलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार उस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा इवेंट था बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, उड़ीसा के अंदर, जब उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही थी और वहाँ पर नीतीश कुमार को जाना चाहिए था एनडीए के एक मजबूत पार्टनर होने के नाते, लेकिन वहाँ भी नीतीश कुमार नहीं गए। ये सब जो घटनाक्रम है ना, अगर इनको आप जोड़िएंगे, अगर आप इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इससे एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट पता चलता है कि नीतीश कुमार के मन में एक नाराज़गी है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और नीतीश कुमार एक ऐसे समय की तलाश में है जहां पर वो मोदी जी को गच्चा दे सके और बहुत सफाई से गच्चा दे सके। ये कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है जिसको लेकर के कि इनमें एक मतभेद है, लेकिन वैचारिक मतभेद भी है। विचारों के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर भी कुछ मतभेद है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। सबसे जो बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक ऐसी छवि है जो कि हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। इसी चुनाव के दौरान आप अगर देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने धर्म को लेकर के खुले तौर पर हेट स्पीच दिया, धर्म का इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र का इस्तेमाल किया, मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, तमाम तरीके के ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया। उनकी जो भाषाई मर्यादा थे उसको लांघते हुए उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पुरजोर कोशिश की। यानी कि उनका जो पूरा राजनीति है वो धर्म पर टिकी हुई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है उसमें आप कभी भी इस तरह का एंगल नहीं देखेंगे कि नीतीश कुमार कभी भी इस तरीके के धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। वो हमेशा से धर्म को राजनीति से अलग रखने की कोशिश करते हैं और इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं या धर्म के नाम पर इस तरह के हेट स्पीच वो कभी देते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो एक मतभेद है इस चीज़ को लेकर के। उनकी जो छवि है नीतीश कुमार की एक धर्मनिरपेक्ष छवि है, सेकुलर छवि है ना, और उस चीज़ को उन्होंने अपनी राजनीति करियर के दौरान अभी तक उस चीज़ को मेंटेन करा हुआ है और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा जो जेडीयू है, इस चुनाव के पश्चात कई सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बहुत ही महत्वपूर्ण इशूज़ थे। उसके ऊपर एक तरीके से जेडीयू ने पुनर्विचार करने की नसीहत दे दी है नरेंद्र मोदी जी को। एग्जाम्पल के तौर पर अग्निवीर का मुद्दा है, जिसको कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर अपने हर भाषण में कहा था कि चुनाव के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग इस अग्निवीर स्कीम को कचरे के डब्बे में डाल देंगे, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जो सेना में जाने का सपना देखते हैं, उनके करियर को बर्बाद किया, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। यहाँ पर जेडीयू ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को अग्निवीर के मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो जातिगत जनगणना है जिसको कि लेकर के राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है, इस पर भी जेडीयू का स्टैंड यही है। राहुल गांधी वाला स्टैंड है, इंडिया अलायंस वाला स्टैंड है, और वो भी जातिगत जनगणना को तवज्जो देते हैं। और बिहार में जातिगत जनगणना
की जो कवायद शुरू की थी वो नीतीश कुमार ने ही शुरू की थी। इसको कौन नहीं जानता है। जबकि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो जातिगत जनगणना के नाम पर एकदम साइलेंस हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये वैचारिक मतभेद है। इतना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर भी पुनर्विचार करने की बात जेडीयू ने कर दी है। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सालों से पेंडिंग में है, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है। और हाल में ही नीतीश कुमार ने इस चीज़ को बड़े ही हल्के अंदाज में और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मोदी जी को बोल दिया था कि पहले का जो काम पेंडिंग है बिहार का, वो भी हो ही जाएगा, है ना। तो उनका इशारा था एक तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर नहीं किया आपने पहले के जो काम पेंडिंग है, खास करके विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद, तो सोचिए कि हम आपके साथ क्या करेंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वैचारिक मुद्दे हैं, आइडियोलॉजी का स्तर पर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेल नहीं खा रही है। और उसमें कहते ना कि घी का काम करना, आग में घी का काम करना, तो उस तरीके से कुछ मुद्दे काम कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक है ना एग्जिट प्लान बना रहे हैं कि कैसे अलग होना है। और उनको ये चीज़ पता है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है, और जैसे ही वो एनडीए को छोड़ेंगे तो इंडिया अलायंस की तरफ वो चले जाएंगे। और इंडिया अलायंस के लोग इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बेशक से बल्कि इंडिया अलायंस के कई नेता ऐसे हैं जो कि नीतीश कुमार के टच में हैं। तेजस्वी यादव के साथ वो हवाई जहाज़ में जो फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसको कि पूरे देश ने देखा था, वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो कि लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं। और ये चीज़ मोदी जी को भी पता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो खतरे में है, और कभी भी किसी भी वक्त जा सकती है। और एक साथ जेडीयू भी जाएगा, और उसके साथ साथ टीडीपी भी छोड़ देगा साथ एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये सरकार बन गई है। और इसके पीछे एक और चीज़ है कि जो इंडिया अलायंस है ना, वो किसी भी तरीके की जल्दीबाजी में नहीं है कि हम सरकार बना लें। उसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इंडिया अलायंस चाहता है कि मोदी जी को कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं दिया जाए, कोई भी ऐसा वजह नहीं दिया जाए जिसको लेकर के जनता में जा कर के और सिंपैथी वाला कार्ड खेल दें कि देखो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इसके बावजूद इंडिया वालों ने धोखे से सरकार बना लिया, है ना। ये मौका नहीं देना चाहते हैं इंडिया अलायंस वाले। इसीलिए इंडिया अलायंस वाले चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है, कब तक ऐसे चल रहा है। लेकिन ये सरकार कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगा वो नीतीश कुमार का होगा, और फिर चंद्रबाबू नायडू का होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।